नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। जीवन का सारा सलीका, सारा सहूर आपको वहीं से आता है। तो आज ऐसी ही बरगद की छांव में हम बैठेंगे जहां हम हिंदी पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उनकी की पूरी अभिव्यक्ति पर चर्चा करेंगे। लेकिन वो कौन है, उनसे आपका परिचय कराते हैं इस वीडियो प्रोफाइल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। प्रोफेसर किरण घई एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, समाज सेवी और प्रख्यात राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। उन्होंने लंबे समय तक पटना विश्वविद्यालय के हिंदी की प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए शिक्षा जगत को नई दिशा दी और अनेक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। राजनीतिक क्षेत्र में वे बिहार भाजपा की वरिष्ठ नेत्री के रूप में विख्यात हैं। प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ साथ उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक प्रदेश की एकमात्र प्रवक्ता के रूप में अपनी सशक्त पहचान बनाई। तत्पश्चात उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वे 2 बार बिहार विधान परिषद की सदस्य रहीं तथा बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की निर्णायक मंडली की सदस्य रहीं और भारतीय रिजर्व बैंक ईस्टर्न जोन के लोकल बोर्ड में भी अपनी सेवाएं दीं। साहित्य के क्षेत्र में प्रोफेसर घई कवयित्री और नाटककार के रूप में भी सक्रिय रही हैं। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, साहित्य और सामाजिक जागरूकता उनके कार्यक्षेत्र के प्रमुख आयाम रहे हैं। सरल, संवेदनशील और प्रेरणादायी व्यक्तित्व की धनी प्रोफेसर किरण घई न केवल राजनीति और शिक्षा जगत की सशक्त आवाज हैं, बल्कि वे समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए आदर्श और मार्गदर्शक भी हैं। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व शिक्षा, राजनीति, साहित्य और सामाजिक सुधार के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करता है। जी हाँ, तो अब तक आप जान गए होंगे कि हम आपका परिचय किनसे कराने जा रहे हैं। तो आइए अब उनसे रूबरू होने का वक्त आ गया है। हमारे साथ आज स्टूडियोज में जुड़ रही हैं विदुषी प्रोफेसर डॉक्टर किरण घई सिन्हा, और साथ ही साथ मैडम के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि मैडम पूर्व MLC और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते और धन्यवाद। जी मैम, सबसे पहले तो यही एक चर्चा बहुत ज़रूरी है कि अपने जो बड़े हैं उनके साथ हम आज बैठे हैं। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे कार्यक्रम में आई हैं। लेकिन हम थोड़ी आपकी प्रारंभिक यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं कि वो यात्रा कहाँ से शुरू हुई, और आज की जनरेशन को ये जानना कितना ज़रूरी है कि कितना स्ट्रगल करके आप जैसी महिलाएं आज इस मंच तक पहुँची हैं, ताकि हमारे जैसे लोगों को या हमारे जैसे और महिलाओं को और मौका मिला। एक तो यह कि मेरा नाम सुनकर बहुत लोगों को लगता है कि मेरा संबंध पटना से नहीं होगा जी, या बिहार से नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरा जन्म पटना में ही हुआ। मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि बिहार ही है और बिहारी परिवार में मेरा विवाह हुआ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं बिहार से बाहर न जाऊं, मैं बिहार से बाहर विवाह नहीं करूंगी। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी पटना में ही हुई। दानापुर मिलिट्री स्कूल था उन दिनों, अच्छा, बाद में सेंट्रल स्कूल हो गया, तो वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा। फिर इलाहाबाद बोर्ड उत्तर प्रदेश से, मेरठ में मेरे दादाजी थे तो 2 वर्ष वहाँ रहना हुआ, तो इलाहाबाद बोर्ड से मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी। लेकिन फिर बाकी पढ़ाई मगध महिला कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय से हुई। जी। उन दिनों जहाँ हम रहते थे, बिल्कुल ये पटना दीघा मुख्य सड़क का वो गांव रामजी चक दीघा, लेकिन उस क्षेत्र में लड़कियों का स्कूल जाना ये बड़ी अजीब सी बात थी। मैं वहाँ से मैट्रिक करने वाली पहली लड़की, अच्छा, BA MA जो भी मैंने पढ़ाई की, पहली लड़की थी जिसने ये सारे काम किए। आकाशवाणी आना, फिर छात्र राजनीति की गतिविधियों में भाग लेना, ये सारा उन लोगों को बड़ा अजीब लगता था। मुझे याद है जब स्कूल जाते थे, हम बस के लिए खड़े होते थे बस स्टॉप पे,
तो चारों तरफ बच्चों की भीड़ लग जाती थी जो खड़े होकर उत्सुकता से हमें देखते थे। तब उन बच्चों की जो स्थिति थी आज बदल गई है। और अपने संघर्ष के साथ साथ मैं कहूँ बहुत कम उम्र में, मैं स्कूल में थी, 8वीं तक मेरी पढ़ाई हुई दानापुर में जी। मैं जब 5वीं कक्षा में थी तो मैंने अपने गांव की एक लड़की का नामांकन अपने स्कूल में कराया, प्रिंसिपल के पास ले जाकर। अच्छा। कि इसका नाम लिख लीजिए, इसको पढ़ना है। तो उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी थी इसके लिए। कितनी छोटी सी लड़की, और शायद कदकाठी से मैं और छोटी दिखती थी उम्र से। कुछ जल्दी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, तो उम्र कम थी, लेकिन बहुत उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपने जो बाद में जो काम किया है वो उसकी खूब चर्चा होती है, और इसकी चर्चा नहीं होती है कि ये जो महिला सशक्तिकरण है ये आप बचपन से ही और छुटपन से ही कर रही थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी कहा नहीं, शायद मैं पहली बार ये साझा कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और समझना चाहते हैं मैम कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कभी, और ख़ास करके उस दौर की अगर मैं बात करूं तो उस समय ये तो बिल्कुल ही नहीं था कि आप नौकरी करने जाएं, चलो पढ़ लिया जैसे तैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पढ़कर नौकरी में आना और उसमें भी शिक्षा जगत में नौकरी कैसे कैसे लगी और कैसे लगा कि इस तरफ करना चाहिए कुछ काम? नहीं, मेरे मन में ये बात थी कि मुझे शिक्षा क्षेत्र में जाना है, मुझे पढ़ाना है, और पटना विश्वविद्यालय में ही पढ़ाना है, ये भी तय था। अच्छा। इसलिए मैंने कभी कहीं और आवेदन दिया ही नहीं। एमए किया, उसके बाद वर्षों तक नियुक्तियां हुई नहीं जी। तो मेरी नियुक्ति काफ़ी दिनों के बाद हुई। इस बीच मुझे अवसर मिल गया कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति में काम करूं, शैक्षिक क्षेत्र में मैं काम करूं। तो शिक्षा जगत में जो कदाचार था या जो शिक्षा में परिवर्तन आने चाहिए, उन सुधारों के लिए विद्यार्थी परिषद की ओर से काफ़ी काम किया जाता था, तो वो हम लोगों ने काम किए। लेकिन इसके साथ साथ जेपी आंदोलन में भी भाग लेने का अवसर मिला। उसके बाद मेरी नियमित नियुक्ति हुई। इस बीच 74 और 76 में मैंने अवकाश के विरुद्ध जो रिक्तियाँ हुई उसमें थोड़े दिनों के लिए अस्थायी रूप से मगध महिला कॉलेज और स्नातकोत्तर विभाग में भी पढ़ाया। अच्छा जी। और फिर 77 से मैं पटना वुमेन्स कॉलेज में मेरी नियुक्ति हो गई, और तब से मैं 2014 तक वहाँ शिक्षिका रही, प्राध्यापिका के रूप में काम किया। लेकिन 2004 में फिर बिहार विधान परिषद के सदस्य मुझे चुन लिया गया, तो 12 वर्षों तक विशेष अवकाश पर रहते हुए मैंने वहाँ योगदान दिया। साथ ही आपसे ये भी मैम जानना चाहते हैं हम एक बात कि चूँकि पटना विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन काफ़ी लंबे समय तक किया है, उसका अनुभव कैसा रहा? और हिंदी पखवाड़े की भी हम चर्चा भी कर रहे थे, कल हिंदी दिवस है भी, तो हम ये समझना चाहते हैं कि हिंदी के साथ ये जुड़ाव और लगाव कैसे बना? इसके पीछे एक कारण तो ये था कि परिवार में बड़ा एक राष्ट्रीय विचारों का आदान प्रदान होता रहता था, चर्चा थी। पिताजी ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, और क्रांतिकारी के रूप में भी बहुत कम उम्र में वो आ गए थे पटना। और आज़ाद भारत में आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म आज़ाद भारत में हुआ। लेकिन घर का वातावरण वैसा था कि इस तरह की चर्चाएं होती थी, तो हिंदी के प्रति ये प्रोत्साहित करने का काम मेरे पिताजी करते थे। और मैं बहुत छोटी थी तो मेरी रीडिंग बहुत अच्छी थी, मैं बहुत मतलब हिंदी के कठिन शब्दों को भी पढ़ लेती थी और बोल लेती थी। तो वो शायद कुछ ईश्वर की कृपा रही होगी या कुछ पूर्व जन्मों का जो भी हिस्सा रहा हो, हिंदी के प्रति लगाव था। और मेरी नियत ही थी हिंदी। मैंने चाहा था कि मैं मनोविज्ञान पढ़ूं, लेकिन कुछ मेरा आवेदन नीचे पड़ गया, अंक भी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी मैं हिंदी ऑनर्स मुझे नहीं मिल सका, और मुझे मनोविज्ञान ऑनर्स नहीं मिल सका, हिंदी ऑनर्स मुझे पढ़ना। तो हिंदी ने आपको चुना? हिंदी ने मुझे चुन लिया। बिल्कुल। वो शायद मेरे स्कूल की जो मेरी अध्यापिका थी वो मुझे कहती थी कि तुम संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में तीनों में आगे एमए करना और पढ़ाई करना। वो तो नहीं कर सकी मैं, लेकिन हिंदी मेरे साथ रही, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। बहुत लोगों को इस पे शर्मिंदगी होती है कि हम हिंदी वाले, या लोग कहते हैं कि अरे हिंदी वाले। मुझे इसका कभी कहीं कोई रिग्रेट नहीं हुआ, और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं हिंदी की बात करती हूँ, हिंदी पढ़ाती रही हूँ, हिंदी से मुझे रोटी मिली है। तो ये एक बड़ी बात है कि हम हिंदी के साथ अपने राष्ट्रीय गौरव को जोड़कर चलते हैं। बिल्कुल। तो जब यह भाव रहता है ना, तो
तो उसके प्रति एक समर्पण का भाव भी होता है, आनंद आता है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो मैंने वो आनंद वर्षों तक लिया है। और मैं कॉलेज में पढ़ाते समय शुरू करती थी हिंदी की गिनती से, मैं उपस्थिति लेती थी। अच्छा। तो मैं हिंदी में ही पुकारती थी, हाँ, 1 2 3 4, और लड़कियों को बड़ी कठिनाई 39 49 59 69, तो वो मन में अनुवाद करती रहती थी लड़कियां, और तब बोलती थी, और छूट गया रोल नंबर तो वाह। तो ये स्थिति थी। लेकिन मात्राएं पढ़ाना जी, ये सब स्कूल में बताया जाना चाहिए। मुझे लगता है कहीं वो बात छूट जाती है और लोग ध्यान नहीं देते। घरों में लोगों की धारणा है कि हिंदी बहुत कठिन है जी, और वो अंग्रेजी, मैं किसी भाषा की आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो कठिन है। केमिस्ट्री बोलने CH को, हमारे यहाँ तो हम जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, CH से चोपड़ा बोले। हाँ। तो ये इतनी वैज्ञानिक हमारी लिपि भी है, भाषा भी है, बिल्कुल। कि जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। जी। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, जी, बिल्कुल। केवल अपनाने की बात है और उसका अभ्यास करने की बात है, अपनाने और गर्व करने की हाँ, बात उसको है। सम्मान देना है, जी। क्योंकि हमारी पहचान वो है, हमारी आत्मा की भाषा है। जी जी, किसी भी कष्ट में सोए में पानी डाल दीजिए ना, तो आपके मुंह से हिंदी ही निकलेगी उठिएगा तो। और पूरे देश में व्यापक स्तर पर बोली जाती है, अब तो विश्व में बोली जाती है। देश दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में, 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। जी, डायस्पोरा कंट्रीज में तो सबसे हाँ, ज़्यादा। बिल्कुल, वहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ तक कि US में। बिल्कुल। और वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, मैं गई थी वहाँ। तो लोगों ने कहा यहाँ के बच्चे इसलिए भी भारतीय मूल के बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि वो जाएं तो अपने दादा दादी नाना नानी से उनसे बात कर सकें, वो संप्रेषण हो, वो संबंध बन सके, भाव संबंध, और वो अपने देश से जुड़ सकें। जी, क्योंकि भाषा हमारी कला, संस्कृति और हमारे जितने मूल्य हैं, हमारी जिसको कहते हैं सॉफ्ट पावर, आजकल लोग कहते हैं सौम्य संपदा है अपने देश की, वो सब इस भाषा में ही अभिव्यक्त होती है। भाषा उसको वहन करती है, लेकर चलती है, अगली पीढ़ियों को बिना कुछ बोले वह उसको पहुंचाती रहती जी है। जी। मैम, एक बात और समझना चाहते हैं, ये कहाँ अध्यापन कर रही थी आप, पढ़ा रही थी और खूब तन्मयता से भाषा और मात्राएं सिखा रही थी, और अचानक से ये समाज सेवा की तरफ झुकाव कैसे हो गया, और क्यों लगा कि अब ये हाई टाइम है कि अब समाज को भी कुछ देना चाहिए? मैं पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाती थी, तो वहाँ प्राय अंग्रेजी स्कूलों से पढ़कर लड़कियाँ आती जी थी। जी। तो वैसे भी व्याकरण थोड़ा मजबूत होना चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके पहले मूल शब्द, स्वर, व्यंजन, ये सब भी तो आप जाने, मात्राओं को जाने, तब भाषा को आप सही ढंग से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो ये मेरा उसके प्रति एक भाव रहता था, तो मैं वहाँ से शुरू करती थी। लेकिन जो हिंदी के प्रति अनुराग, या कहूँ कि शिक्षा की बात, और फिर समाज सेवा या राजनीति, तो एक तो ये भाव यूँ था कि मेरे परिवार में यह भाव था। मेरे दादाजी अच्छा आर्य समाज से जुड़े थे, और वो अपने जीवन में हरिजनोद्धार, उस समय ये शब्द प्रयोग होता था, तो जो भी छुआछूत के विरुद्ध वो काम करते थे, संगत पंगत में भाग लेना, उनके साथ काम मतलब करना, समाज की कुरीतियों को हाँ, चैलेंज उसके कर रहे विरुद्ध काम करना, ये वहाँ से चला आया था। मेरी दादी, ये बड़ा ट्विस्ट है इसमें, कि दादी बहुत छुआछूत मानती थी जी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरा भाई खो गया। अच्छा। और एक जमादार था जो उस बच्चे को उठाकर, झाड़ू रख के और बच्चे को उठाकर वो लिए आ रहा था। दादी व्याकुल बाहर निकली थी और खोज रही थी, तो देखा घर घर में वो उसे खोज रहा है। पहले तो बगल से कोई चला जाए तो जाके स्नान करती थी जी। उस दिन उन्होंने अपने पोते को गले लगा लिया उसके हाथ से लेके, और उनको ध्यान भी नहीं आया कि किससे लिया है। बाद में उन्होंने आत्मान्वेषण किया जी। ये बड़ी विशेष बात थी मेरे परिवार की। और उन्होंने कहा कि अच्छा आज तो मुझे कुछ नहीं लगा और मुझे कुछ हुआ भी नहीं कि कुछ रोग हो गया। तो उन्होंने अपने को सुधारा और कहा कि नहीं, केवल गंदगी से परहेज है, साफ सुथरा कोई भी हो, खून एक ही है। ये बात उन्होंने फिर सबको बताई जी। और ये प्रोग्रेसिव होने की यही प्रक्रिया भी है जी। तो ये वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल अक्षर ज्ञान लेकिन वो लगातार अपने को सुधारती गई
और प्रगति करती गई, उदार होती गई जी, जी, जीवन में। जो कई सारे ऐसे टैबूज थे उनको उन्होंने छोड़ा। जी जी। अब राजनीति की तरफ बढ़ते हैं मैम, और राजनीति में जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही थी कि जेपी आंदोलन से भी आपको बहुत प्रेरणा मिली, इस तरफ आना कैसे हुआ? क्योंकि कई सारे लोग प्रेरित होते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और महिला होने के नाते अगर आपने वहाँ तक अपनी जगह बनाई है और आप पहुँची हैं तो ये वाकई काबिले तारीफ है। जेपी आंदोलन में जाने की खुद से इच्छा हुई, मुझे किसी ने कहा नहीं जी। लेकिन जो वातावरण बन गया था, जो दमन चक्र शुरू हुआ, हाँ। तो एकदम लगा कि महिलाओं को भी उतरना चाहिए। हाँ। और हम लोग कुछ लोगों ने मिलकर तय किया कि नारी मंडल बना के उसके बैनर के नीचे, अच्छा। कोई पदाधिकारी नहीं, कोई राजनीति नहीं, नारी मंडल विशुद्ध रूप से हम इसका विरोध करेंगे, दमन चक्र का। और फिर मौन जुलूस निकाला हम लोगों ने, एक बड़ा कर्फ्यू ख़त्म होने के बाद तैयारी की, 10 दिनों के अंदर जुलूस निकाल दिया और फिर लगातार गतिविधियां चली। पर मैं दलीय राजनीति में आना नहीं चाहती थी, मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना चाहती थी। इसलिए कई प्रस्तावों को मैंने लौटा दिया था कि नहीं, मुझे नहीं आना है। जब भारतीय जनता पार्टी बनी, युवा मोर्चा में मुझे स्थान दिया गया, मुझे लगातार पत्रक आते रहे, पर मैंने कहा नहीं, मुझसे पूछा नहीं था, मुझे नहीं आना है। लेकिन शायद सचमुच यह भी नियति थी कि बाद में मुझे बुलाकर वरिष्ठ अधिकारी थे, बिहार के प्रभारी थे श्री अश्विनी कुमार जी, अश्विनी चौबे नहीं, अश्विनी कुमार जी। हाँ। तो वो उन्होंने बुलाया, चाय पी साथ, और उन्होंने कहा कि उस समय स्थितियां बहुत खराब थी राज्य की, तो सब तरफ कोई व्यवस्था ही नहीं दिखाई देती थी और विकास नहीं, विकासहीनता की स्थिति थी और बिल्कुल लूट खसोट, जंगल राज वाली बात जिसको लोग आज याद करते हैं, वह स्थिति थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम अच्छे लोग नहीं आएंगे पढ़े लिखे, तो हम ऐसे लोगों के लिए स्पेस छोड़ते हैं, तो फिर यही स्थिति होती है, हम जो देते हैं वही पाएंगे ना, तो आना चाहिए, अच्छा दें तो अच्छा पाएंगे। और ये कह के उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि आप आइए, पर अध्यक्ष से कहा कि इनको काम दीजिए। और उस बार मैंने चुनाव में, चूँकि मेरे गुरु थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, उनकी पत्नी ने तो मुझे पढ़ाया था, डॉक्टर मीना श्रीवास्तव ने, तो उन्होंने मुझे कहा था चुनाव में काम करने। नुक्कड़ सभाएं मैंने बहुत की थी, तो सच कहूँ थोड़ा तालियों का स्वाद भी लग गया था। अच्छा। ईमानदारी की बात ये है। तो मैंने स्वीकार कर लिया। अच्छा। और मैंने कहा बच्चे छोटे हैं, प्रवास नहीं कर सकती, तो मैं अध्यक्ष और महामंत्री का पद नहीं लूंगी। अच्छा। तब मुझे महिला मोर्चा का दायित्व दिया जा रहा था, तो बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया। अच्छा। और वहाँ से ये सफ़र शुरू हो गया। लेकिन 1 साल बाद ही फिर मुझे मुख्य धारा में ले लिया गया, भाजपा की प्रदेश मंत्री के रूप में मैंने दायित्व संभाला। और फिर उसके बाद 2 बार प्रदेश मंत्री के रूप में काम किया, फिर उपाध्यक्ष रही और वर्षों तक एकमात्र महिला प्रवक्ता में थी। प्रवक्ता तो और भी थे दूसरे दलों में, और सब दलों में बहुत प्रवक्ता नहीं होते थे, पैनलिस्ट नहीं होते थे। तब की स्थिति दूसरी थी, तब लिखित समाचार जाते थे, प्रेस विज्ञप्तियां जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो एकमात्र महिला प्रवक्ता में थी। और मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बहुत बड़ा अवसर बना। जी बिल्कुल, चुनौती भी थी। हाँ। पर अवसर भी। चुनौतियों पर ही अब हम आना चाहते हैं मैम, क्या चुनौतियां थी? क्योंकि एक तरफ आप शैक्षणिक कार्य में भी जुड़ी हुई थी, उस तरफ भी काम कर रही थी, इधर आपको एक बहुत बड़ा पदभार भी मिल गया, और इन दोनों के बीच में समन्वय आपने कैसे बनाया? क्योंकि आज के समय में ये बात पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक साथ अगर 2-3 काम करने कहा जाता है तो हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग नहीं है, हमसे ये नहीं हो पा रहा है, या हम गृहस्थी देखें कि काम करें। आपने इन सब के बीच में समन्वय कैसे बनाया? नहीं, मैं सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि महिला जो होती है ना, वो अष्टभुजी देवी है, वो मल्टीटास्किंग का गुण उसी में है, पुरुषों में नहीं है, महिलाओं में ज़्यादा है वो गुण। तो हम सब काम संभाल लेते हैं, सब्जी छौंकते छौंकते कविता भी लिख लेते हैं कई बार। हाँ, ये है कि उसी में छौंक में चली भी जाती हैं बहुत चीज़ें, लेकिन हम करते हैं। तो एक संतुलन बैठाना होता है, हमें देखना पड़ता है हमारी प्राथमिकता क्या है। मेरा घर था, बच्चे छोटे थे, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी थी, परिवार बड़ा था, संयुक्त परिवार था, तो उसका लाभ ये था कि बच्चों की काफ़ी चिंता परिवार कर लेता था। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत थी, और उसका मुझे काफ़ी समर्थन मिला दोनों परिवारों से, मेरे मातृकुल से और ससुरकुल से। तो वहाँ भी और कोई राजनीति में महिला थी नहीं, हालांकि
फिर भी उन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास किया जी। और मुझे इसमें प्रोत्साहित किया, आगे जाने दिया। एक बार शिक्षक राजनीति में लगा कि आज तो जेल जाना है, वो कार्यक्रम का हिस्सा था, तो मैंने जाते समय कहा कि पापा, अपने ससुर जी से, कि पापा आज हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए। हाँ। तो बोले बेटा पैर आगे बढ़ाया है तो पलट के मत देखना। तो ये ताकत थी मेरे पीछे, और वो एक तो ये परिवार बात से ही थी। आती है। दूसरा, मैं महिलाओं से, अपनी बहनों से ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, एक तो परिवार सपोर्ट करें, दूसरी बात ये है कि हमको अपनी प्राथमिकता तय करनी कि संतुलन घर और बाहर का। अगर हम ये नहीं बनाते हैं तो घर टूटते हैं। जी, जी। और ये आज का संकट है, परिवार टूट रहे हैं, लड़कियां सशक्त हो रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं, पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो दोनों को ये समझना पड़ेगा कि पति को भी सहयोग करना होगा कि वो बिखर ना जाए, वो एकदम छितरा ना जाए। जी, जी। और दूसरा ये कि उनको भी समझना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। बिल्कुल। कि एक कार्यक्रम था, उसमें हमारी एक महिला नेत्री थी किसी दूसरे जिले की, और महिला मोर्चा का कार्यक्रम था, तो उसमें एक ये बात कही गई उसकी तारीफ में कि आज इनकी सास की मृत्यु हो गई है और देखिए ये अभी कार्यक्रम में है। मैंने कहा ये उचित नहीं है, आज इनको वहाँ होना चाहिए था। कब, मेरी कहाँ ज़रूरत है, आज ये इस पूरे परिसर में एक हिस्सा है, एक इकाई है, इनके ऊपर पूरे कार्यक्रम का दारोमदार नहीं है। अगर वो होता तो बात उनको अलग थी। यहाँ होना होता और कुछ देर के लिए करके वो जाती, लेकिन ये बात नहीं है, तो उनको अपने परिवार के साथ दिखना चाहिए, वहाँ खड़े होना चाहिए। तो ये हमको तौलना पड़ता है। तो ये अगर हम संतुलन साध लेते हैं ना, जीवन में संतुलन और सामंजस्य का बड़ा महत्व है। जी, जी। नटराज की प्रतिमा हम देखते हैं ना, हाँ। तो वो काल के ऊपर पैर रख के खड़े हैं, एक पैर से। जी, जी। तो वो जो उनकी नृत्य की मुद्रा है, तो संतुलन अगर किया है एक पैर से, तो हम काल के ऊपर हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता और इस तरीके की ये सारी चीज़ें हो रही थी। मीनवाइल ये एमएलसी का पद कैसे हुआ कि इस तरफ भी आना है और अब एकदम एक्टिव होकर के अब लड़ाई शुरू करनी है? देखिए, एक विचारधारा को लेकर जब चल रहे थे, राष्ट्रवादी विचार था और परिवार की पृष्ठभूमि थी मेरी, फिर भी मैंने राजनीति में जाने से बहुत दिनों तक परहेज किया। लेकिन फिर वर्षों तक जब मैंने काम किया पूरे समर्पण के साथ, आप यकीन नहीं करें, शायद मैंने देर रात तक काम किया है बैठ के, क्योंकि उन दिनों इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कम समय में हमें अब 2 दिनों में घोषणा पत्र हमको प्रस्तुत करना है, तो तैयार करना होगा, उसको लिखती थी मैं ही। तो जब मैं लिखती थी तो फिर उसको टाइप कराना है बैठ के। बिल्कुल। तो एक बार हो गया, अचानक तय हो गया कि अब सुबह 2 दिन बाद अगले दिन 10 बजे दोपहर को, वो 10 बजे दिन में उसको प्रस्तुत करना है, लोकार्पित करना है। तो रात को 3 बजे तक बैठ के मैंने टाइपिस्ट की आंखें धुलवा के और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथ बैठे। चुनौती ये भी थी कि राजनीति में महिलाएं कम थीं। उस बीच लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी में वातावरण बहुत सम्मान का वातावरण था। मुझे लगता था जैसे वो घर है मेरा। जी। कभी कोई असुविधा नहीं हुई, सबने बहुत ख्याल रखा मेरे सम्मान का भी, मेरी सुविधा का भी। तो इसलिए मुझे काम करने में दिक्कत नहीं हुई। जी, जी। पर हाँ, सब तरफ का तालमेल बिठाना ये चुनौती ज़रूर रही। जी। और मैंने कोशिश की वो सामंजस्य करूं। बच्चों को समय कैसे दें, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, तो शनिवार का दिन या रविवार का दिन मैं रात को जागना पड़ता था। अच्छा। देर रात तक उनके साथ खेलना, उनसे बातें करना, उनके स्कूल की बातें पूछना, सुनना, ये करती थी मैं। जी। और जो उस बीच उनको सिखा सकें। उनकी पेरेंट्स टीचर्स मीट में मैं नहीं जा पाती थी, ये शिकायत बच्चों को आज भी है। जी। बहुत कम गई हूँ मैं। मुश्किल तो होता होगा मैम, क्योंकि अभी भी आज के दौर में अगर हम देखते हैं कि बच्चों की परीक्षा है तो ऐसा लगता है कि माँ बाप की उनकी खुद की परीक्षा है। तो आपके भी बच्चों की 10वीं आई होगी, 12वीं आई होंगी और बड़ा टफ टाइम होगा, और वो एक कंप्लेन जो है वो जीवन भर रहता है। नहीं, परिवार था ना, उन लोगों ने देखा। 10वीं में मेरा बड़ा बेटा था, तो मेरी जेठानी उन दिनों अपने फ्लैट में शिफ्ट कर गई थी, तो उन्होंने आकर वो आके ले गई मेरे बेटे को कि तुम तो काम में व्यस्त हो, तुम्हारा तो आगे चुनाव भी आ रहा है, मैं देखूंगी। तो संयुक्त परिवार, इसीलिए मैं कहती हूँ कि संयुक्त परिवार होना चाहिए, फिर से लौटना चाहिए हमको उस दिशा में। परिवार से जो संस्कार मिलते हैं, जो भाव मिलता है और जो
उनको एक आधार मिलता है, बच्चों को भावात्मक आधार भी। जी, वो सुरक्षित अनुभव करते हैं। नहीं तो बात के जीवन में हम असफलताओं से का सामना नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं। जी। तो ये भी लाभ होता है, तो वो देखा उन लोगों ने, काफ़ी देखा। जी मैम, बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण समिति, इसकी भी आप अध्यक्ष रही हैं। इस दौरान किस तरीके की चुनौतियां सामने आई, क्या कुछ आपने देखा, क्योंकि उस समय समाज और समय भी बदल रहा था, तो वो दौर कैसा था? और बहुत पुरानी बात नहीं है वो, 2004 से 2016 की बात है। हाँ। तो उन दिनों मुझे काफ़ी लंबे समय तक मैं इस समिति के अध्यक्ष रही हूँ, काफ़ी दिनों तक केवल बाल अधिकार देखा, और भी समितियाँ रहीं जी। नगर विकास, राजभाषा वगैरह में भी मैंने अध्यक्षता की, सदस्य भी रही। लेकिन बच्चों के बारे में मेरी धारणा बदली। अपने बच्चों को पालते समय भी जिन बातों का ध्यान नहीं आया था, हमेशा घरों में लगता है ये तो बच्चा है, ये बच्चा कहकर हम उसको टाल देते हैं। हाँ। वो नीली शर्ट पहनना चाहता है, हम उसको लाल पहनाना चाहते हैं। नहीं, इसको रख दो, ये कहीं जाएंगे तो पहनना। हाँ। बच्चे की खुशी, बच्चे का निर्णय उसका अधिकार है। हाँ। तो उसको भी सम्मान देना चाहिए। उसके सामने कोई भी व्यवहार करते समय हम नहीं सोचते कोई है तो नहीं बच्चा है, अरे इसका क्या, तो इसका क्या करके, हालांकि हमारी एक एक सांस जुड़ी होती है बच्चे से, उसके लिए जीते मरते हैं, फिर भी हम उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। कहाँ उसको हम आहत कर जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो उसके लिए हम लोगों ने काम किया। भारत ने हस्ताक्षर किए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये पूरा एक उद्घोषणा हुई कि बच्चों को गरिमा से जीने का अधिकार है, उनको निर्णय लेने का अधिकार है, तो उनके खिलाफ कोई उत्पीड़न ना हो, शोषण ना हो, उससे उसकी रक्षा करने की बात है। इसीलिए आज हम बच्चों को सिखाते हैं गुड टच बैड टच, क्योंकि उनका शोषण होता है। जी जी, और घरों से ही शुरू होता है। घरों से शुरू होता है। हम केवल लड़कियों की बात करते हैं, लेकिन लड़कों को भी बचाना चाहिए, बहुत बड़ा बचाना पड़ता है, ये ध्यान में नहीं आता। जी जी जी। लड़की के लिए ज़्यादा हम थोड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। जी, जी। तो उनके अधिकारों के लिए काम करना, जिलों में जाकर बैठकें लेना, चर्चाएं करना, सेमिनार करना, बाल विवाह उन्मूलन के लिए मैंने काम किया था काफ़ी, ट्रैफिकिंग के खिलाफ काफ़ी काम किया था। अच्छा। जितने ऐसे एनजीओ हैं, स्वैच्छिक संस्थान, उन सबको एक मंच पर लाना और एक साथ कार्यक्रम बनाकर विधान परिषद की समिति के संयुक्त तत्वावधान में हमने काफ़ी काम किया। जी, तो उसके कारण मैं बताते हुए मुझे गर्व होता है कि यूरोपियन यूनियन का ध्यान उस ओर गया। अच्छा। और उसके जो सांसद आए जब भारत के दौरे पर, तो बिहार आकर उन्होंने जो एक जिसको कहते हैं कि विशेष रूप से राजनीतिक, उनको डिप्लोमेटिक अनुमति लेनी होती है राज्य में जाने की, कि आप कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बिहार से मिलने की इच्छा प्रकट की, राज्यपाल से मिलने के लिए, और तीसरा नाम था किरण घई सिन्हा से मिलना। जी। तो ये मेरे लिए गौरव की बात थी, और वो लोग आए और 1 घंटे की हमारी बैठक हुई, काफ़ी विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो उन कामों को उन्होंने भी सराहा। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए थे उसके लिए। ऐसे मैम एक और बात जानना चाहते हैं, चूँकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो हम सिलसिलेवार ढंग से आपकी पूरी यात्रा पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसी बीच कभी आप पूसा में भी नज़र आ रही हैं, कभी आप नालको भी देख रही हैं, कभी आप भारतीय रिजर्व बैंक के ईस्टर्न जोन के बोर्ड मेंबर्स में भी हैं। ये सारी चीज़ों को एक साथ कर पाना कितना मुश्किल था, और वो समय किस तरीके का था? ये एक साथ नहीं था, बारी बारी से ये मुझे दायित्व मिले, लेकिन ये बहुत अलग अलग विषय हैं, अलग अलग प्रकार के थे। हाँ। तो मेरे स्वभाव में एक बात थी कि जब मुझे कोई काम सामने आता था, मैंने कभी ना नहीं किया कोई जिम्मेवारी, क्योंकि हर जिम्मेवारी आपको समृद्ध करती है, सिखाती है, चुनौती होती है। तो 2001 में रिजर्व बैंक की सदस्य बनी मैं, स्थानीय बोर्ड की, जो पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र वो देख रहे थे, कई राज्य थे उसके अंतर्गत। तो मुझे उसके बारे में पता चला। एक नोट गिनने की, जो ख़राब नोटों को अलग करने की मशीन जब आई, तो फिर वो मुझे एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया जहाँ नोट छपते हैं और सब होता है। तो वहाँ जाकर मैंने उस मशीन का उद्घाटन किया, तो मुझे बड़ा आनंद भी आया कि ये बहुत दुर्लभ सी स्थिति है। हाँ। और किस तरह उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं बैंक, एनपीए जहाँ हो गया है, कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है वो, तो उनके बारे में क्या करना, निर्णय लेने हैं,
तो वो सारे काम हम लोग करते रहे। लेकिन हमारी टीम में कई राष्ट्रीय स्तर के लोग थे, जैसे प्रशासनिक सेवा में जो रह चुके थे, भूतपूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी वरिष्ठ, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। तो हर बार कुछ सीखा, चाहे वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का अनुभव बड़ा आनंददायक, उसके निर्णायक मंडली में आप हाँ, मैं उसकी एक बार गैर कथा चित्रों के लिए थी और एक बार कथा चित्रों के लिए थी। तो उसमें बैजंती माला जी से मिलना हुआ, देवानंद जी के साथ भी मुलाकात हुई, राखी गुलजार, ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनके साथ मिले, हम लोगों ने साथ भोजन किया जिस दिन पुरस्कार वितरण हुआ। और एक बार तो जॉन मैथ्यू माथन, जिन्होंने सरफरोश के जो निर्देशक थे, वो थे हमारी टीम के अध्यक्ष गैर कथा चित्रों के लिए, और प्रकाश झा थे नृत्य कथा चित्रों के लिए। तो 20 दिनों तक बैठ के फिल्म ही देख रहे हैं, सुबह से शाम तक। दूसरी भाषाओं की फिल्में देखते थे तो अनुवादक साथ होते थे, ऐसे तो उसमें आते भी सबटाइटल्स वगैरह रहते हैं, जी जी, वो भी रहते थे। तो उसमें हम लोगों ने काम किया और सचमुच आनंद आया। भोजन के समय हम लोग मिलते थे, बैजंती माला जी उम्र हो गई थी काफ़ी, लेकिन उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता था। वो दूसरी कमेटी की अध्यक्ष थी। जी, जी। तो बड़ा मल्टी फैसेटेड आपकी पूरी पर्सनालिटी रही है, और खूब आपने अलग अलग चीज़ों पर काम किया, और खूब आपको पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें हम जयप्रभा सम्मान की चर्चा ज़रूर करना चाहते हैं आपसे, कि वो सम्मान जेपी आंदोलन में काम किया था, और फिर बाद में समाज के लिए जो काम किए उसके लिए मुझे उपराष्ट्रपति जी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति जी भैरव सिंह शेखावत जी ने मुझे वो सम्मान दिया था। और कई बार अलग अलग संस्थानों ने सम्मानित किया है। तो जो केवल मुझे हमेशा लगता था कि इसके कारण अहंकार नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, जो भी उपलब्धियां हों। तो नालको और उड़ान जी, ये दो ऐसे संगठन थे, नवरत्न कंपनियां अपनी हैं, जिसमें काम करते हुए बिल्कुल ही अलग क्षेत्र था वो। तो वहाँ उसकी कुछ तकनीकी चीज़ों को भी जाना, और वहाँ काम किया। उसमें भी अलग अलग जिम्मेवारियाँ मुझे मिलती रही। तो जैसे साक्षात्कार लेने वगैरह की जो भी कमेटी थी उसमें रखा गया। तो समृद्ध किया उन सब ने मेरे जीवन को, मेरे व्यक्तित्व को। आजकल मैम अब क्या चल रहा है, क्योंकि कई सारे मंचों पर अब आप नज़र आ रही हैं, जहां किताब का विमोचन हो रहा है, कहीं लोकार्पण हो रहा है, कहीं पर्यावरण की चर्चा हो रही है, वहां भी आप नज़र आ रही हैं। थोड़ा अभी बताइए कैसा समय बीतता है अब? समय तो बीत ही जाता है, समय तो रुकता ही नहीं किसी के लिए, लेकिन सार्थक रूप से बीते, ये मेरी कोशिश होती है। और मैं बिल्कुल लगातार घर बैठना नहीं चाहती, और लोग स्नेह से मुझे आदर से बुलाते भी हैं। पर्यावरण मेरा एक गहरा सरोकार है ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है कि हम घर, मकान, बैंक बैलेंस, गहने, ये सब अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। अपनी ज़रूरतों, अपनी इच्छाओं में भी कटौती कर कर के वो सब जोड़ते हैं। लेकिन जो हम नहीं जोड़ते और जो नहीं सोचते, नहीं बचाते, वो है हवा, वो है धूप, वो है तितलियाँ, जुगनू, और जीने के लिए बहुत ज़रूरी है सांस, पानी, जी, ध्वनि का प्रदूषण, चारों तरफ से प्रदूषण है। और अब तो प्रकृति चीख चीख के कह रही है, जो इस पूरे बरसात में हम लोगों ने देखा कि पहाड़ हिल गए हैं, जी, गिर रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र जिसको कहते थे कि जैसे वो भी धीरज खोल रहा है। तो इसलिए हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि हम उन बच्चों के लिए साफ हवा तो जीने के लिए छोड़ के जाए। तो बजाय इसके कि हम पैसे बहुत बचाएं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। हम वृक्षारोपण करें, बच्चों को बताएं, ये संदेश दें कि धरती को बचाना है, जीना है, तो ऐसे जीना होगा। तो भारतीय जीवन पद्धति बड़ी वैज्ञानिक रही है और उस प्रकृति से जुड़ी हुई रही है, वेदों से लेकर अभी तक। जी। अब धीरे धीरे उसमें मैं कहूँ कि विकार आ रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। जंक फूड खा खा के बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उससे बचाना। घर में पहले गौग्रास देते थे, एक बड़ी चर्चा चली कुत्तों के बारे में कि कुत्ते नोच रहे हैं लोगों को, काट रहे हैं, और फिर कुत्तों के पक्षधर भी खड़े हुए, क्योंकि वो भी प्राणी है। तो एक बात तो ये सोचनी चाहिए कि मनुष्य इस प्रकृति से अलग नहीं है।
हम अपने को राजा मानकर पता नहीं कैसे प्रकृति का दोहन करने लग गए, जैसे प्रकृति हमारे लिए बिछी हुई है, लेकिन हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं, हम भी प्रकृति ही हैं। तो इसलिए उससे जुड़कर चलना, सोचना। तो पहले लोग हर घर में कुत्ते को रोटी दिया करते जी। अब उनको भोजन नहीं मिलता, तो वो बेचारे क्या करें, थोड़े आक्रामक तो वो आक्रामक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है गौग्रास मिलता था, एक गाय हमारे घरों में आती थी पहले, और वो रोजाना अपने समय से मेरी दीदी के ससुराल में वो आके दरवाजा सींग से ठकठकाती थी और रोटी मांगती थी। तो ये स्थिति थी समाज में। अग्नि को दिया गया, हाथ जोड़ के तब शुरुआत करते थे भोजन पकाने की। जब चूल्हा जलता है, तब तो गैस का चूल्हा जलता है, कहाँ प्रणाम, न धरती को प्रणाम। सुबह उठते थे तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्श क्षमस्व में। विद्यापति ने गंगा माता के लिए कहा, और गंगा जी कहते थे तो कहा कि एक अपराध क्षममुर जानी, परसल माए पाए तो पानी। पूज्य हो, पैर से स्पर्श करना पड़ रहा है, इस अपराध को क्षमा करना। तो जब तक यह भाव था ना आभार का, तब तक प्रकृति के तत्वों से हम जुड़े हुए थे। तो दोहन नहीं था, उपयोग मात्र था, और प्रकृति उदार भाव से दे रही थी। तो अभी कोविड के समय भी हमने देखा मैम कि प्रकृति हील कर रही थी, वो उसका हीलिंग टाइम था। बिल्कुल, जब हम घरों में सिमट गए थे तो प्रकृति वो चैन की सांस ले रही थी। जी। तो हमें ये विचार इसको फैलाना चाहिए। वृक्षारोपण करें, जल का उपयोग न करें। और कैसे हम कर सकते हैं, अब आ गया है पश्चिम से बहुत सारा कि यूज एंड थ्रो, उपयोग कीजिए फेंक दीजिए। तो जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि अब महिलाएं भी काम करती हैं, तो उनके लिए कैसे हम आलसी होते चले जाएं, इसके सारे उपादान तैयार किए हैं विज्ञान ने। बैठे बैठे आप रिमोट से टीवी चला लीजिए, रिमोट से बल्ब जला लीजिए, गैराज खुल जाएगा, और सारा इस प्रकार की सुविधाएं हो गई हैं। तो आराम है, लेकिन उसका नुकसान क्या है ये भी सोचना पड़ेगा। तो जितने हम कागज़ की प्लेटें उपयोग करते हैं, थर्मोकोल करते हैं, तो उससे धरती का नुकसान होता है, जंगल कटते हैं। इस बात का ध्यान हमें नहीं होता। ये शिक्षा में पर्यावरण विषय आ गया है, पर केवल सूचना नहीं होना चाहिए, भावनाओं से जुड़े, तब हम कुछ परिवर्तन जी। सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ाने से नहीं होगा, उससे नहीं काम चलेगा। इसको भावना से जोड़ना पड़ेगा, व्यवहार में लाना होगा। कई लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन से, उत्तम पुरुष से ही शुरू करना पड़ेगा। तो रोज इस्तेमाल, हम कांच के गिलास में पानी पिए, स्टील के ग्लास में, पीतल के ग्लास में, जो भी है जिसको बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। मैम, चूंकि हमारे पास समय अभाव है और आपको समेट पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, लेकिन आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। चूंकि अब आप थोड़ी फुर्सत में हैं, तो क्या कुछ लिख पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि जो लिखा है, लिखना बीच बीच में हो जाता है। बीच में राजनीतिक कारणों से इतना लिखा, रोज के बयान लिखे, लगता कोटा ही पूरा हो गया कि एक बैनर भी अगर लगना है तो वो क्या लिखा जाएगा, एक नारा बनेगा, तो वो उस समय मैं ही किया करती थी सारे काम, जो भी लेखन था। तो वो कोटा लगता पूरा हुआ, फिर भी लेखन होता रहा है। कॉलेज में थी तो नाटक लिखे, कॉलेज के लिए नाटक नहीं मिलते थे तो नाटक लिखने का काम किया, कविताएं चलती रहीं, आकाशवाणी दूरदर्शन से वार्ताओं का प्रसारण हुआ, वो सब अपनी जगह। अब सोच रही हूँ सबको समेट के प्रकाशित करना, जो नहीं कर पाई थी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो एक काम है जिसमें मैं लगी हूँ। जी। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, सुबह सवेरे का आपने इतना अच्छा वक्त हमें दिया, और ख़ास करके आपसे जो बातें हमने जानी और जो समझी, वो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत काम आएंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर बैठना चाहिए, ताकि हम उनसे जीवन के फ़लसफ़े सीखते हैं और जीवन की सारी बारीकियों को हम उनसे ही सीखते हैं। कार्यक्रम में आने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, आनंद आया। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह आप हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा। बिहार बिहान लेकर अगली सुबह हम फिर से आने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।